हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। तो सभी स्टूडेंट को यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग उपस्थित हुए हैं डीएलएड साइंस डिस्कशन क्लास में, जिसमें जो है कि अभी हम लोग साइंस का क्लास देखेंगे। साइंस से जानते हैं कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी स्टूडेंट को ये पता होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह लगभग 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का होता है और इस प्रकार जो है कि 450 मार्क्स आते हैं, जिसमें जो है कि साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मार्क्स दिए जाते हैं। और जो है कि यदि आप गलत करते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए जो है कि आपके सही आंसर से 1 नंबर जो है कि माइनस कर दिया जाता है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट मेरी बात को सुन रहे हैं वह सभी जो है कि आंसर को ध्यान पूर्वक देंगे और क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक पढ़ करके जो है कि आंसर देंगे। यदि आपको क्वेश्चन संबंधी या जो है कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, एग्जामिनेशन संबंधी, बुक संबंधी, समय संबंधी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आपके सामने जो नंबर दिया गया है इस नंबर से आप संपर्क करेंगे और संपर्क करके आप अपनी सारी समस्या का समाधान पाएंगे। तो आज जो है कि हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे। हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे और 8 सेट जो है कि हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। आज सेट नंबर 9। अब यहां सेट नंबर 9 में क्वेश्चन क्या कहता है, एक अश्वशक्ति को जो है कि हम लोग हॉर्स पावर क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं, जिसे एचपी के द्वारा, हॉर्स पावर एचपी के द्वारा सूचित करते हैं। और 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट। और ये एचपी जो होता है, हॉर्स पावर जो होता है, ये शक्ति का मात्रक, किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। और 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। जैसे हम लोग अपने घरों में देखे होंगे, समरसीबल लगा रहता है या और भी तरह का मोटर लगा होता है, तो उस पे लिखा रहता है 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, इस तरह से जो है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, मोटर होता है, उस मोटर की शक्ति जो है HP हॉर्स पावर में जो है कि मापा जाता है। तो हॉर्स पावर जो होता है शक्ति का मात्रक होता है और 1 HP बराबर 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 62, बिजली के एकक 1 kWh का मतलब किलोवाट आवर होता है। क्या होता है, किलोवाट आवर। और यह जो है कि विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है। और 1 kWh बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। और kWh विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है। और इसी को जो है कि 1 kWh को 1 यूनिट कहा जाता है। हम लोग अपने घरों में मीटर का रीडिंग kWh में देते होंगे या यूनिट में देते होंगे, तो 1 यूनिट का मतलब इतना जूल होता है। तो इतना जूल कहने का मतलब कि 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब जो है कि हम लोग कितना घंटा जलाएंगे, 10 घंटा जलाएंगे। 100 वाट का बल्ब 10 घंटा यदि जलाते हैं तो 10 घंटा जलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 घंटा जलाएंगे तो ये वाट आवर, 1000 वाट आवर।
और वाट आवर को हम लोग किलो वाट आवर में बदलते हैं, तो 1000 से भाग देंगे तो 1 kWh आता है। तो 100 वाट के बल्ब को यदि 10 घंटे हम लोग अपने घरों में यूज करेंगे तो 1 यूनिट बिजली की खपत कितना होगा, 1 यूनिट, और जूल में कितना हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। हम लोग जो है कि ऑप्शन पे चलते हैं, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो है कि पहले हमें मिल गया कि 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे जलाया जाता है, तो हमारे घरों में बिजली की खपत 1 यूनिट 1 kWh या 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। क्वेश्चन नंबर पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, तो पेट्रोलियम गैस में C2H6 होता है, C3H8 होता है, C4H10 यानी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तीनों का मिश्रण होता है। तो ये हो गया इथेन, ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया ब्यूटेन, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सभी। और ये सभी क्या है, तो सभी जो है कि ये हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार का होता है, जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्कीन और अल्काइन कहते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है और अल्काइन का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2 होता है। क्वेश्चन नंबर, एक तत्व के समस्थानिक को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, तो आइसोटोप्स बोलते हैं। और आइसोटोप समस्थानिक में परमाणु संख्या जो है कि समान होता है। जैसे सुने होंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या होता है, ट्राइटियम होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो परमाणु संख्या जो है कि समान होता है, प्रोटॉन की संख्या समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या जो हो गया समान हो गया, प्रोटॉन की संख्या जो हो गया समान हो गया, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0, न्यूट्रॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। अब ऑप्शन खोजते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या समान, गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, गलत है। प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न, तो प्रोटॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, ये भी गलत है। प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो ये 0 हो गया। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2, तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई होगी। समस्थानिक क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या समान होता है, प्रोटॉन की संख्या समान होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। क्वेश्चन नंबर 65, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति के विशेष की। तो संतुलित आहार हम लोग जानते हैं कि परिश्रम करने वाले व्यक्ति को
अधिक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। बैठकर काम करने वाले व्यक्ति में कुछ अलग होता है, सोने वाले व्यक्ति में कुछ अलग होता है, बच्चे में कुछ अलग होता है। तो जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्तियों में जो है कि संतुलित आहार भिन्न भिन्न होता है। जैसे कहा जाता है कि जिस बच्चे का विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, वैसे बच्चे को प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में देनी चाहिए। जो हार्ड वर्कर होता है उसे कार्बोहाइड्रेट जो है कि अधिक देनी चाहिए। जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन अधिक मात्रा में देनी चाहिए। तो यह किस पर निर्भर कर रहा है? आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर। तो ये सभी पर जो होता है ये संतुलित आहार निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 66 हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? तो हम लोग जानते होंगे कि हरित क्रांति जो है कि गेहूं से संबंधित है। तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ तो इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। तो हमारे ऑप्शन में जो गेहूं है वह कहां पर है? तो गेहूं 66 का ऑप्शन नंबर ए, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि। तिलहन में जो होता है जिसको जो है कि हम लोग येलो रिवोल्यूशन पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? तो पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। और हरित क्रांति जो होता है ये गेहूं से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 67 भारत में गौ वंश की नस्लें कितनी हैं? क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में गौ वंश की नस्लें कितनी होती है? तो गौ वंश की जो नस्लें हैं इसकी 25 से ज्यादा है। नस्लें कितना है? 25 से कुछ ज्यादा है। जैसे हम लोग सुने होंगे, जर्सी का नाम सुने होंगे, सहवाल का नाम सुने होंगे। तो ये जो है कि गाय का नस्ल होता है। हाइब्रिड गाय जिसमें जो है कि दूध देने की क्षमता अधिक होती है। तो जिसमें दूध देने की क्षमता अधिक होती है वो हाइब्रिड गाय, जर्सी, जैसवाल, ये सब मुर्रा भैंस की प्रजाति होती है। तो कौन कौन सा प्रजाति होता है? इसमें जो प्रजाति होती है थार पारकर, सिंधी, देवनी, साहिवाल। तो ये जो है कि ये गाय की भारत में गौ वंश की जाति होता है। और लगभग जाति कितना है? तो ये 25 जाति है। खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या होता है? तो जब हम लोग देखे होंगे कि हम लोग अपने घरों में जो है कि खाने का कुछ सामान लाते हैं, गेहूं लाते हैं, चावल लाते हैं, और उसको जो है कि किसी कंटेनर में, बोरा में रखते हैं। और बोरे के अंदर हम लोग हाथ डाल के देखेंगे तो उसका टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब भोज्य पदार्थ को, फूड ग्रेन को हम लोग संचित करते हैं तो फूड ग्रेन में जो है कि फंगस की मात्रा आ जाता है। क्या आ जाता है? फंगस की मात्रा आ जाता है। और फंगस की मात्रा आने के कारण जो होता है, फंगस की मात्रा हो जाता है। और यह फंगस की मात्रा के कारण जो है कि नमी आ जाता है। और नमी के कारण जो है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। फंगस, तो फंगस इसमें ऑप्शन कहाँ पर है? इसीलिए कहा जाता है कि फूड ग्रेन को जब हम लोग स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के पहले जो है कि फूड ग्रेन में जितने भी पानी का मोलेकुल्स होता है, वाटर का मोलेकुल्स होता है, इसको पूर्ण रूप से जो है कि वेपोराइज कर दिया जाता है, वाष्पित कर दिया जाता है। और वाष्पित करके जो है कि हम लोग लंबे समय तक इसको जो है कि स्टोर कर सकते हैं। तो ये फंगस के कारण, नमी की अधिकता और कवक की वृद्धि के कारण जो है कि इसमें
ऊष्मा ऊष्मा की मात्रा जो है कि बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 69, खदानों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होता है? तो यदि जो है कि हम लोग फूड ग्रेन को स्टोर करते हैं, संचित करते हैं, तो संचित करने के लिए जो है कि नमी की मात्रा जो है कि कितनी होनी चाहिए? तो नमी की मात्रा जो है कि 4% से 14% के बीच होनी चाहिए। 4% से 14%, यानी 14% से जो है कि नमी की मात्रा कम होनी चाहिए। यदि नमी की मात्रा बढ़ जाता है तो हमारा फूड ग्रेन जो है खराब हो जाता है, जो खाने लायक नहीं रहता है। ऐसे भी हम लोग देखे होंगे कि हम लोग अपने घरों में किसी भी तरह के गीला वस्तु को लाते हैं और गीला वस्तु को लादने के बाद उसको छोड़ देते हैं तो वह खराब हो जाता है। लेकिन सूखा वस्तु, चना सूखा हुआ है, मक्का सूखा हुआ है, गेहूं सूखा हुआ है, तो उसको जो है कि लंबे समय तक हम लोग संचित कर सकते हैं। लेकिन भींगा हुआ चना जो है कि इसको हम लोग लंबे समय तक संचय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फंगस आ जाता है, कवक आ जाता है, और कवक आने के कारण जो है कि हमारा फूड ग्रेन खराब हो जाता है। तो नमी की मात्रा जो है कि 14% से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा रोग आनुवंशिक रोग है? आनुवंशिक जेनेटिक बीमारी। तो मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ फैमिली से बिलोंग करने वाला प्रोटोजोआ होता है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग होता है। आनुवंशिक हैजा जीवाणु के कारण होता है। एमीबियोसिस जो है कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो हीमोफीलिया जो है कि आनुवंशिक बीमारी होता है, और हीमोफीलिया बीमारी में जो है कि शरीर के कटे हुए स्थानों पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण कटे हुए स्थानों से रक्त का रिसाव होते रहता है। और यह रक्त का रिसाव कब तक होता है? जब तक कि शरीर का संपूर्ण रक्त समाप्त नहीं हो जाता है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है, जो आनुवंशिक बीमारी होता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी। 71, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि सूर्य से उत्पन्न होने वाली जो पराबैंगनी किरण होता है, पराबैंगनी किरण को ओजोन लेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन परत है, और यही ओजोन परत जो है कि पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। तो ओजोन परत होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है, और इसी गैस के कारण जो है कि वायुमंडल का तापमान, पृथ्वी का तापमान जो है कि बढ़ रहा है। जैसे हम लोग अभी आज के डेट में सुने होंगे मौसम परिवर्तन। तो मौसम क्यों परिवर्तित हो रहा है? कहीं पे जो है कि बहुत बारिश हो रही है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे जंगलों में जो है कि आग लगा हुआ है। तो ये मौसम परिवर्तन के कारण ये हो रहा है। तो मौसम परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित रखने के लिए जो है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल का शुद्धिकरण पेड़ पौधा ही करता है। वह CO2 को लेकर और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन गैस देता है। क्वेश्चन नंबर 72,
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि, अभी तुरंत बताए हैं कि वायुमंडल में CO2 के परिणाम में वृद्धि से क्या होता है, तो ताप जो होता है बढ़ जाता है। ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ये ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। मैग्नीज नोड्यूल्स, तो मैग्नीज नोड्यूल्स क्या होता है, तो मैग्नीज ऑक्साइड को मैग्नीज नोड्यूल्स बोला जाता है, और ये समुद्र के तलहटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो समुद्र के तलहटी में पाया जाता है, और मैग्नीज ऑक्साइड को मैग्नीज नोड्यूल्स के नाम से जाना जाता है, जिसका फार्मूला होता है MnO होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है, तो सोना का AU, लोहा Fe, जास्ता Zn, और मिश्रित धातु कॉपर 66% प्लस जिंक जो होता है 34%। तो पीतल मिश्र धातु होता है, पीतल में कॉपर की मात्रा 66% और जिंक की मात्रा जो होता है 34% होता है। कॉपर की मात्रा 66% और जिंक की मात्रा जो होता है 34%। जैसे हम लोग अपने घरों में पीतल का बर्तन, पीतल का घंटी, बहुत सारे पीतल का सामग्री जो है कि हम लोग अपने घरों में देखे होंगे और घर में पाया जाता है। तो पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, जिसमें कॉपर 66% और जिंक जो है कि 34% होता है। पृथ्वी की भूपृष्ठ पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु, तो ये सिलिकॉन होता है 27%, Si 27%, ऑक्सीजन जो होता है 47%, एल्युमिनियम जो होता है लगभग 8% होता है। ये भूपृष्ठ पर होता है। वायुमंडल में हम लोग देखेंगे, वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। तो वायुमंडल में कहा जाएगा तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है। अर्थ क्रस्ट पर कहा जाएगा तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, और ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन होता है। लेकिन हमारे ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये सिलिकॉन क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या होता है, तो यह उप धातु जिसका उपयोग सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो अमोनिया इसको बोलते हैं फास्जिन, फास्जिन बोलते हैं, फास्जिन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अल्युमिनियम नाइट्राइड, और ये जो हो गया अमोनिया, ये हो गया अमोनिया। तो ये हो गया फास्जिन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड होता है, और अमोनिया NH3 होता है। तो अमोनिया का अनुसूत्र NH3, और जो है कि यह अमोनिया गैस, गैस अवस्था में पाया जाता है, और इसका उपयोग जो होता है कि उपयोग कूलेंट के रूप में, कूलेंट के रूप में जो है कि हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जैसे AC हो गया, एयर कंडीशन हो गया, तो उन सभी में जो है कि अमोनिया गैस का हम लोग जो है कि प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा संश्लिष्ट रेशा, संश्लिष्ट रेशा जिसे मानव निर्मित, मानव निर्मित, संश्लिष्ट मतलब मानव निर्मित नहीं है, मानव निर्मित नहीं है। तो मानव निर्मित नहीं है तो रेयान क्या होता है, मानव निर्मित। रेयान क्या है,
तो ये मानव निर्मित होता है और यह सेलुलोज से बनाया जाता है। या कैसे? तो सेलुलोज से बनाया जाता है। नायलॉन जो है कि पॉलीएमाइड से बनाया जाता है। ये पॉलीएमाइड से बनाया जाता है। और पॉलीस्टाइरीन तो स्टाइरीन से बनाया जाता है। और ये रुई जो होता है, रुई हो गया, सिल्क हो गया, रुई सिल्क, और क्या होता है? जूट, और क्या होता है? कपास होता है, और क्या होता है? ऊल, जो प्राकृतिक रेशा होता है पौधा से, रुई पौधा से, सिल्क वर्म से, जूट पौधा से, कपास पौधा से, और ऊल जो होता है भेड़ से प्राप्त करते हैं, जो प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आता है। और ये सब क्या हो गया? संश्लिष्ट रेशा, जिसे मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है। निम्नलिखित तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम होता है? किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो ऑक्सीजन का -219 डिग्री सी होता है। प्लैटिनम का गलनांक जो होता है 1768, प्लैटिनम का 1768 डिग्री सी होता है। सोडियम का गलनांक 98 डिग्री सी, 98 डिग्री सी होता है। और टीन का जो गलनांक होता है, टीन का 232 डिग्री सी, टीन का 232 डिग्री सी होता है। तो सबसे कम किसका है? तो सबसे कम माइनस में ऑक्सीजन, और इसमें सबसे अधिक प्लैटिनम का, सबसे अधिक प्लैटिनम। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो रेशम के कीट से रेशम प्राप्त करते हैं, उपयोगी है। मधुमक्खी से हम लोग मधु प्राप्त करते हैं, उपयोगी है। लेडी बर्ड भृंग जो हानिकारक कीट को खाकर नष्ट करता है, भी उपयोगी। घरेलू मक्खी जो उपयोगी नहीं है, यह बीमारी फैलाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया, उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 होता है। हृदय का धड़कन 1 मिनट में 72 से लगभग 80 होता है। तो जितना जो है कि हम लोग क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखे हैं, ये सारा प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है आपको यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के किताब में आपको मिलेगा। और जो है कि यदि जो है कि हम लोग डिस्कशन से जुड़ते हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं डिस्कशन के लिए, तो आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी बुक है तो उस बुक से जो है कि आप एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं। और बना करके जो है कि यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाता है। तो जब भी आप मेरे साथ यूट्यूब लाइव चैनल से जुड़े तो आप जो है कि एक बार जो है कि सेट प्रैक्टिस जरूर देखें। और विशेष जानकारी के लिए जो है कि आपके सामने नंबर दिया गया है, इस नंबर पे संपर्क करके जो है कि आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग अगले सेट के लिए अगले दिन पुनः जो है कि मिलते हैं। तब तक ओके बाय।